Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. इंटरनेशनली और नेशनली सबसे बड़ी खबर आज यही है कि जो बहुत अरसे से कॉन्फ्रंटेशन नेतन्याहू चाह रहे थे डायरेक्टली बिटवीन इजराइल एंड ईरान कह लीजिए या यूएस एंड ईरान कह लीजिए, वो फाइनली हो गई है। इजराइल ने अटैक किया और टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को हलाक किया। इतने प्रिसाइज अटैक्स थे। अगर थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो थोड़े दिन पहले ऑपरेशन स्पाइडर वेब की बहुत बात हो रही थी, जो कि यूक्रेन ने लॉन्च किया था रशिया पे। ये तकरीबन वैसा ही ऑपरेशन है जिसमें जितने भी अटैक्स हुए हैं वो फ्रॉम विद इन ईरान हुए हैं। दिस इज़ येट टू बी सीन, टू बी डिस्क्लोज्ड कि अंदर ये स्पाई वर्क हुआ है या किस तरीके से अंदर स्मगल किए गए ड्रोन्स। बट हकीकत ये है कि 2002 में जब पहली दफ़ा यूरोपियन यूनियन को, वेस्ट को ये पता चला था कि ईरान भी न्यूक्लियर वेपन्स पे या न्यूक्लियर आर्म्ड होने पे काम कर रहा है, उस वक्त भी कुछ डिसिडेंट्स थे, कुछ हार्ड लाइनर्स के अगेंस्ट वो लोग ईरान में जो एग्ज़ाइल में, अल्बानिया में और फ्रांस में रहते थे, उन्होंने ही ये चीज़ डिस्क्लोज़ की थी वेस्ट पे। विच मीन्स कि अभी तक वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हार्ड लाइनर्स के ख़िलाफ़ हैं। जो मौजूदा सेटअप जो कि 1979 से वहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन की शक्ल में मौजूद है, उसके ख़िलाफ़ हैं। कांस्टेंट इन टच हैं विद द वेस्ट टू ब्रिंग चेंज विद इन ईरान। बहुत सारे क्वेश्चंस खुल गए हैं, लेकिन जितना प्रिसाइजली ये अटैक्स करके पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, इवन एरोस्पेस के हेड को टारगेट किया है इजराइल ने, वो यकीनन कोई एक दम तो हुआ नहीं है, उसमें प्लानिंग इन्वॉल्व्ड है। एवर सिंस अक्टूबर 7, 2023, चाहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील एक ख्वाब ही रही है। और आज एक हमने हिपोक्रेसी की इंतहा देखी जब कल तक माइकल रूबियो कह रहे थे कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये यूनिलैटरल अटेम्प्ट है जो भी अटैक किया है इजराइल ने। और आज ट्रंप ट्वीट करते हैं, ट्रुथ सोशल पे लिखते हैं कि असल में तो मैंने 60 डेज़ दिए थे ईरान को, आज 61st डे है। इट्स बेटर कि वो समझ जाएं उनके पास अभी भी एक चांस है और वो डील एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज़ इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अटैक हो सकता है। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, जिसमें आज फ्रांस जो कल तक पैलेस्टाइन की स्टेटहुड की बात कर रहा था, वो भी कंडेम करने वालों में शामिल है, इसराइल को नहीं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। थ्रू आउट द मिडल ईस्ट सारे कंट्रीज़ इस वक्त इंटरसेप्ट कर रहे हैं मिल के उन ड्रोन्स को जो कि ईरान भेज रहा है इजराइल की तरफ। सो द होल गेम हैज़ फाइनली कम टू दैट पॉइंट जो इजराइल का ख्वाब था। बट हेयर ऑन, क्या वो सिक्योरिटी और क्या वो सिक्योर इजरायली स्टेट जो ज़ायनिस्ट बनाना चाहते हैं वो एक्सपेक्ट की जा सकती है? दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। एंड हेयर ऑन जो मॉरल ग्राउंड है ऑफ एनी गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो कहाँ स्टैंड करेगा? हमारे साथ दो बहुत अहम और एप्ट शख्सियात मौजूद हैं इस सारे मामले पे बात करने के लिए। मिडल ईस्ट पे एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, और डिफेंस एनालिस्ट हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी। जनरल जाहिद, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैरा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट का। आज अनफॉर्चुनेटली जितनी इंस्टेबिलिटी हमारे रीजन में ख़ास तौर पे और वर्ल्ड में जितनी आज के दिन पे है, शायद ही इसकी इतनी इंस्टेबिलिटी हमने पहले कभी देखी हो। और कोल्ड वॉर की कंटेस्टेशन के बाद इस वक्त अगर हम देखते हैं कि फ्रिक्शन इस वक्त पीक पे है जी। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इंटिमिडेशन, कोर्जन और एप्लीकेशन ऑफ बात जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के परसूट है, वो अब बहुत इंक्रीज हो गया। हमने देखा है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल हर तरफ से, उसके बाद जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, सुपर इंटेलिजेंस, उसकी एप्लीकेशन हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली दो जो सिस्टम्स हैं, एक ज़ायनिज़्म जो जूइश ज़ायनिज़्म और हिंदू ज़ायनिज़्म, इन दोनों की एप्लीकेशन हम देख रहे हैं लार्जली अगेंस्ट द इस्लाम और अपने जो भी उनके मुस्लिम राइवल्स हैं उनके खिलाफ। इंडिया ने यही मॉडल उठा के पाकिस्तान लगाने की कोशिश की कुछ अर्सा पहले, और उसमें भी मैं आपको बताता चलूं जुनैरा के इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है जी। They were partners in that crime also against Pakistan, but alhamdulillah स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अपने
ریزیلینس سے، اپنے ڈیفائنس سے، اپنے ڈیفینس سے اور اپنی پوٹینشل سے اور نیشنل ان باؤنڈیڈ ریزالو کی وجہ سے جو ریسپانس دیا تو دے فیل ایٹ اٹس ہیڈ آن اٹس ہیڈ. لیکن یہاں پہ ایران کے کانٹیکسٹ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ زائنزم کا جو اپلیکیشن ہے وہ بڑا پریسیژن کے ساتھ اور افیکٹولی انہوں نے کیا ہے جی. تو سچویشن از بیڈ، دونوں کی آپس میں کولیبریشن ہے، کوآپریشن ہے، اور ابھی وقت بتائے گا، ہسٹری بتائے میں جب ہم دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد کہ ایران کے اندر بھی انڈین را نے بہت سپورٹ کیا ہے. دیور انگریس ان کی آلریڈی ہوئی تھی، اسرائیل کی بھی انگریس ہوئی تھی، اور آف کورس جو لوگ اس ریولوشن کے خلاف ہے تو دے ہیو دی ایکسیس آلسو، اور بڑی پریسائز انٹیلیجنس کے ساتھ، یہ پریسیژنس کے ساتھ اٹیکس کیے گئے ہیں. دیکھیں انسائڈ اسرائیل جاب کی جسے پہلے کہہ سکتے ہیں. جی اسرائیل کی پہلے کوشش تھی کہ یہ اٹیک امریکہ کرتا جی، وہ امریکہ کو ادھر انوالو کرنا چاہتا تھا. بٹ آئی تھنک جو بھی ان کا پلان چلا ہے، ٹیسٹ اپروولز ہیں، اور وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج کنفیس کر لیا کہ جی ہمیں بالکل علم تھا اس چیز کا، یہ ہونے والا ہے. اور سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی کے ساتھ پہلے ہم نے ٹریڈ کو ساتھ استعمال ہوتے دیکھا ہے، اس کے بعد سٹک اینڈ کیرٹ کے ساتھ پہلے کوئرژن اور انٹیمیڈیشن، اور پلس ملٹری اپلیکیشن کے بعد کٹ ٹو سائز کرنے کے بعد اب یہ اپنے پولیٹیکل پرسوٹس کریں گے. اور مجھے یہ معاملہ لگتا ہے کہ اگر رسپانس ایکول فوٹنگز پہ نہ آیا یا اسی اسکلیشن لیڈر پہ ایران نے رسپانس نہ کیا یا اس سے اوپر نہ گئے تو میں رجیم چینج کی طرف جاتے ہوئے ماحول کو دیکھ رہا ہوں جی ایران کے اندر. رائٹ منصور صاحب، مڈل ایسٹ میں جو کچھ جہاں اپنے کاگز انسٹال کرنے تھے کر چکا ہے. سیریا ہمارے سامنے ہے، آج جارڈن نے تو انٹرسیپٹ کرنے میں بڑی ایک فرنٹ لائن پوزیشن لی ہے ڈرونز کو. ایجپٹ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ سی ہیٹس پیلسٹینینز تو غلط نہیں ہوگا. سیریا میں رجیم چینج آلریڈی ہم نے بات کر لی. ہیئر آن ایران کو ہم کارنرڈ ٹائیگر سمجھ سکتے ہیں؟ یقیناً جی اس وقت جو جسے کہنا جی ویل کیلیبریٹڈ قسم کی ایفرٹس جو ہیں وہ ڈپلومیٹیکلی اور ملٹری فرنٹ پہ اسرائیل اور امریکہ مل کے کر رہے ہیں، اس کا ایک ایپیکس جو ہے ہمیں کل رات یعنی آج صبح جو ہے وہ ایک ایران پر آل آؤٹ حملے کی صورت میں دیکھنے کو ملا. اور اس وقت پورا خطہ جو ہے وہ ایک زلزلے کی کیفیت میں ہے، ایک ٹریمبلنگ سچویشن ہے وہاں پہ. اور اس وقت یعنی تو کم از کم ایران نے جتنی میں سمجھتا ہوں اس پورے رد عمل اس آپریشن کے بعد ریزیلینس دکھائی ہے، جس طریقے سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو، آرمی جنرلز کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے، بجائے یہ کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہتے انہوں نے فوری طور پہ جس طریقے سے جو سیکنڈ ان کمانڈز ہیں ان کو انچارج بنایا اور ایک ویکیوم کریٹ ہونے سے بچایا، تاکہ ان کو لیڈ کرنے کے لیے لیڈنگ فرام دا فرنٹ کا جو ایک سلوگن ہے وہ کسی ان پلیس کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں جو خطے کے اندر دیگر ممالک ہیں ان کی طرف سے بالخصوص میں اشارہ کرنا چاہوں گا یہاں سعودی عرب کا، کہ سعودی عرب نے جس طرح امیڈیٹلی ایک ظاہر کیا رانگ ورڈڈ، اور اس کے فالو اپ میں ایک کال جو ہے سعودی وزیر خارجہ کی فیصل بن فرحان کی اپنے ایرانی کاؤنٹر پارٹ کو، یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں چینج آف ہارٹ اینڈ چینج آف مائنڈ بھی ہے. کیونکہ ماضی میں یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کبھی سعودی عرب کو اور یو اے ای کو ایک دوسرے کے خلاف پچ کرتے رہے ہیں، یہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ تاریخی تناظر میں وہ جو ایک عرب و عجم کی لڑائی تھی اور پھر اسے نیرو ڈاؤن کر کے مختلف سیکٹیرین قسم کا رنگ دینا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف وہی جو کلونیل ایک ٹریڈیشنز ہیں کہ آپ لڑاؤ ڈیوائڈ اینڈ رول. اور بڑی حد تک جو ہے اسرائیل اور امریکہ اپنی اس پالیسی میں کامیاب رہا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں جو خطے کے ممالک اور بالخصوص کچھ ایسی پاورز کہ جن کا خطے میں انٹرسٹ جو ہے اور سٹیک جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، میری مراد چائنا سے ہے. چائنا نے اس معاملے کی ڈرائیونگ سیٹ کو ماضی میں بالکل سنبھالتے ہوئے جس طریقے سے ریپروچمنٹ کروائی سعودی عرب اور ایران کے درمیان، اور پھر اسی طریقے سے ماضی میں روس کے جیسے بھی ایک انیشیٹو دیکھنے کو ملا. یہ تو ایک کانسٹنٹ تھریٹ رہا نا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران کے نیوکلیئر آرسنل کو. تو اس وقت روس کی طرف سے بھی یہ پیشکش فلوٹ ہوتی دکھائی دی کہ ہم ایران کا جو افزودہ یورینیم ہے اسے ہم اپنے پاس سے ایز این امانت رکھنے کے لیے تیار ہیں. تو لہذا ایران اس لیول پر نہیں جائے گا جو ایک نیوکلیئر بم تیار کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ
जो इंटरनेशनल वॉच डॉग है, खास तौर पे जो जौहरी IAEA असले के हवाले से, जी उसने जो मैं समझता हूँ एक इनसाइडर का रोल अदा किया है। 20 बरस तक तो वो ईरान की इन तनसीबात का मुआयना करता रहा और उसे क्लीन चिट देता रहा कि इस वक्त ईरान इज गोइंग बाय द बुक, और कोई ऐसी इंडिकेशन हमें नहीं मिली। लेकिन रातों रात पता नहीं उन पर कौन सी ऐसी वही नाजिल हुई या किस दबाव का उन्हें सामना था कि उन्होंने एक बड़ी लिस्ट जो है वायलेशन की वो पब्लिक कर दी बड़ा सीक्रेटली। एग्जैक्टली और उसके बाद जो इसके ताने बाने जो हैं वो आप मिला सकते हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने रीजन में अपनी जो आउटपोस्ट रीजन में मौजूद थी, वहाँ पे जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है उसकी एवैक्यूएशन के लिए अहकाम जारी किए। सो विद मच इन अ सो कि डे तेल अवीव में अपना जी, सो मच सो कि एक दिन पहले डिप्लोमेटिक तेल अवीव में उसे स्ट्रिक्टली कहा गया कि वो तेल अवीव से बियॉन्ड ट्रेवल नहीं नहीं करेगा। करेंगे ये ट्रू तमाम की तमाम चीज़ें उस कनाइवेंस को और उस तालमेल को शो करती हैं कि ये इस हमले की तैयारी इन दोनों मुल्कों ने अपने दीगर हमख्याल लोगों के साथ मिलकर बहुत कर पहले कर रखी रखी थी थी। ट्रू और इसलिए उन्होंने इत्माम हुज्जत का भी इंतजार नहीं किया कि इतवार को होने वाले मुज़ाकरात का फेलियर का बहाना बनाकर ही अगर हम हमला करेंगे तो शायद हमारी कोई फेस सेविंग हो जाए, क्योंकि राइट वो नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का जो ब्रीदिंग स्पेस है वो ईरान को वो दी जाए। दिया जाए तो इसी वजह से एक मक्कार और चालाक दुश्मन के तौर पे रात की तारीकी में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लश्करकशी की, इसी वजह की लश्करकशी जो है वो ईरान के खिलाफ की गई। और इसमें राइट मैं समझता हूँ जैसे आपने जिक्र किया, जी जॉर्डन को जिस तरीके से इंटरसेप्शन की बड़ी जल्दी थी, और फिर उसके साथ साथ इराक की तरफ से जो मैं समझता हूँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अपील गई है कि इराक की एयर स्पेस को भी इस्तेमाल किया गया है विदाउट देयर परमिशन। राइट तो ये एक पूरी गेम प्लान को मैं समझता हूँ अपील कर रहा है कि उन वेल तैयारों की रीफ्यूलिंग जो है ब्रेक की अमेरिकन तरफ जाना है मुझे मंसूर साहब, वापस आके दोबारा गुफ्तगू कहीं से हम शुरू करेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ अभी हो रहा है दिस इज़ कॉन्टीन्यूटी ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन ट्रम्प्स फर्स्ट एरा। ट्रम्प वॉज द वन जिसने ओबामा के 2 टेन्योर्स में जितनी मेहनत हुई थी टेबल पे लाने की, न्यूक्लियर डील के लिए ईरान को एग्री करने की, सेंट्रीफ्यूजेस को 2/3 तक कम करने की, 15 ईयर्स तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉल करने की, उन सब चीज़ों पे ईरान मान गया था और वहाँ पे बड़ा एक रिफॉर्मर किस्म की गवर्नमेंट थी। लेकिन उसको जो आके रास्ते से हटाया, बिल्कुल JCPOA से जो निकल गए वो, और उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ चले गए और अब दोबारा आते ही अभी 1 साल भी उनकी गवर्नमेंट को पूरा नहीं हुआ, वो जिस तेज़ी से इस ज़ायनिस्ट ड्रिवन एजेंडा को पूरा कर रहे हैं, दिस हिंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस पे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जनरल जाहिद, ये कहते कहते कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे ईरान को और न्यूक्लियर होने से रोकते रोकते आपको लगता है फ्रॉम अ प्योर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि मे बी इजराइल हैज़ पुश्ड ईरान टू गो न्यूक्लियर? बिकॉज आप इस तरह कॉर्नर करेंगे एक कंट्री को तो वो तो रिएक्ट करेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, डेटरेंस का हक तो हर मुल्क के पास है। ये ज़रूर है कि कोल्ड वॉर की हिस्ट्री में आपने यूक्रेन से भी सरेंडर करा लिया, बाल्टिक स्टेट्स को भी आपने मजबूर किया सरेंडर करें, लेकिन आज उन्हीं मुल्कों के आप हालात देख लें। सो ये जो एक बेसिक हक है डेटरेंस का, क्या ये भी वो देने को तैयार नहीं है? ये क्या ताकत का नशा है? क्या ये ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस हैं? अब अगर कोई न्यूक्लियर मिसहैप होता है उसका कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल जुनैरा, आपने बहुत जबरदस्त एक पॉइंट आउट किया एक इशू को। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के या जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं वो चैलेंज हैं जी, सीरियसली चैलेंज किए गए। और इन दोनों को हम देखते हैं कि दोनों जो स्टेट्स हैं, ज़ायनिज़्म, हिंदुत्व के एप्लीकेशन, हिंदू ज़ायनिज़्म, और ये जो यहूदियों का और ये जूज ज़ायनिज़्म है ना, इनकी एप्लीकेशन जो रूल बेस्ड सोसाइटी है उसको बहुत सीरियसली अंडरमाइन कर रही है। देखिए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जो एक दुख की जो घड़ी है या मकाम है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस वक्त बजाय इसको रोकने के या उनको सबको अपनी अपनी जगहों पर रहने के, अब देखिए 2 स्टेट सोल्यूशन की जो हम बात करते हैं जी पैलेस्टाइन में, वो कहाँ पे है? सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता, आप इमीडिएट स्टेप्स लेते हैं। लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम गाजा की अगर बात करते हैं तो गाजा के मसले को अगर हल करना चाहते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं मुझे एंटी वॉर
ٹرمپ سے زیادہ پرو پیس ٹرمپ چاہیے اگر آپ نے کانفلکٹس کو ایشو کرنا ہے. آپ غازہ کا پہلے تو آپ اینڈ سٹیٹ بتائیں کہ وٹ از دی ایکسیپٹیبل اینڈ سٹیٹ. جب اس پہ سارے ایگری کریں گے تو پھر. منصور جعفر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. حسن روحانی کی میں بریک سے پہلے بات کر رہی تھی. انہوں نے تو اپنی پریزیڈنشل کیمپین ہی ایران میں اس بیس پہ جیتی تھی کہ وہ ریفارمز لائیں گے, تھوڑی سی کم ہارڈ اپروچ جو ہے خامنائیز کی اس کو فالو کرتے ہوئے سینکشنز سے بچائیں گے ایران کو. 2 ٹینیورز اوباما کے گزرے اور اس کے بعد ایک ٹینیور ٹرمپ کا آیا, اس میں ابراہم ایکارڈز بھی آ گئے اور ساتھ ہی ڈی ریل کر دیا یہ سارا جو جوائنٹ پروگرام تھا, کمپریہنسو پروگرام آف نیوکلیئر ڈیل ود ایران. Do you think کہ ٹرمپ has an agenda in particular? اس میں کوئی شک نہیں جی. آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی پہلی ٹرم جہاں پہ اس ایجنڈے کو چھوڑا تھا ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے حوالے سے, اسی سے آگے بلکہ اس کی بہت زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے اس کو آگے بڑھاوا دیا ہے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں 1 سال کی مدت کے دوران ہی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. جس طریقے سے ایران کو جو ہے وہ کارنر کر دیا گیا ہے اور اس کے ملٹری انسٹالیشن اور اس کی ملٹری کیپیبلٹیز اور اس کی جو جوہری صلاحیت ہے, جس طرح امریکہ اور اسرائیل اکٹھے ہو کر اس پہ پل پڑے ہیں, تو یہ تو ایک کھلا وہی ایجنڈا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی مدت صدارت میں لے کر چل رہے تھے, اور اپنی دوسری مدت صدارت کو بھی انہوں نے کسی ڈسٹنکشن کے ساتھ کیری آؤٹ کرنے کے بجائے پرانا راگ یہ لاپ رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ اور اسی نوعیت کی جو انٹرپرینر پریزیڈنٹ کے نام دے کر وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں. اصل میں ان کا ایجنڈا وہی ایک زائنسٹ تھنکنگ ہے جن کے مرہون منت ہے پوری امریکی پالیٹکس, اور اسی کے گرد اس وقت جو وائٹ ہاؤس اور اس کے ان اور آؤٹ مکین جو ہیں وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی پالیسی کو لے کر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں اپنا نام نہاد کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ اس 20 ماہ کی لڑائی کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی, انٹرنیشنل لاء کی اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے, جس پر باقاعدہ انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اس کی ریپرمانڈ موجود ہے, اس کا ورڈکٹس موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آج اس پورے جنگ کا الاؤ دہکا کر نیتن یاہو جو ہے وہ خود اپنے ملک میں سیف نہیں تھے, تو وہ سننے میں آیا ہے کہ سائپرس کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں تاکہ ان کو وہ خود اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سگنیٹریز کہ جنہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اس چارٹر پر دستخط کر رکھے ہیں, یہ ان کا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقع پہ ان کے طیارے کو زبردستی اتارا جائے اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے قانون کے کٹورے میں لایا جائے. لیکن کیونکہ رولز بیسڈ کوئی سسٹم اس وقت موجود نہیں ہے تو ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں. اور میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے یہی ہونا تھا کہ ایران کہہ رہا ہے کہ سلامتی کونسل کا فوراً اجلاس بلائیں, اور وہ شاید بلا بھی لیا گیا ہے. وڈ دیٹ ورک؟ اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ان دا کیس آف غازہ ہم نے دیکھا ہے 50 ٹائمز ویٹو کیا ہے سیز فائر کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے, اور ابھی کھل کے ابھی ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں, جب ایران پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, تو غازہ میں خان یونس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو 2023 میں سٹارٹ ہوا تھا, ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا. تو سلامتی کونسل کیا کر لے گی جہاں پہلے ہی P5 میں وہی کنٹریز بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے کمپلیسٹ ہیں اس سارے میٹر میں؟ اس میں کوئی شک نہیں, آپ کا بالکل درست تجزیہ ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال اکراس دا پیلسٹائن, قطع اس کے کہ غزہ میں جو خون کی ہولی اور آتش و آہن کی بارش جاری ہے, اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک کے اندر جس طریقے سے نئی یہودی بستیوں کی تعمیر اور بغٹر تعمیر, اس کو بغیر کسی قانون اور ضابطے کے, جس کو انٹرنیشنل لا غیر قانونی سمجھتا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں بائی دا ٹائم وی اسپیک یہ پہلی مرتبہ کووڈ کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو نمازیوں سے وہ مکمل نمازیوں سے خالی کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ ہے کم از کم اس مسئلہ فلسطین کے اندر کہ جس کے گرد فلسطینی یقیناً ریلی اراؤنڈ ہوتے تھے, لیکن اسرائیل نے اپنی جارحیت, اپنا ظلم اور زیادتی اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا یہ جو تیسرا مقدس مقام ہے قبلہ اول جو ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے دستبرد. آپ دیکھیے کہ اس نیتن یاہو کو اس قدر زیادہ جرأت اور حوصلہ ملا ہے کہ وہ جو زیر زمین سرنگوں میں اپنی ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کر کے مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے برانگیختہ کرتے ہیں اور ان کو چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف ہمیں رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے وہ اگر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہم
वीटो के शिकार हैं। तो अपने जितने भी हमारे रीजनल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो OIC है, GCC कंट्रीज हैं या अरब अरब लीग लीग है, है। वो जिस इन एक्टिविटी का शिकार हैं, वो अपनी जगह मैं समझता हूँ एक ऐसा रोना है कि जिसका रोना किसके आगे रोया जाए, कि ट्रू, वो तो अपने फोरम है और उनके उनके एब्सोल्युटली, उनके और जो वो ही चार्टर इतने के अंदर ये लिखा हुआ कॉम्प्रोमाइज्ड है, हैं। तो चार्टर्स उनका जो अब मतलब OIC बेवकत हो गए हैं ना। आप देखें इस वक्त जो हैसियत है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो बेवकत है, जो कि खुद जिसके चैम्पियन थे ये वेस्ट बनाने वाले, वो सारा ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट आप करने वाले, आज वो उसको खुद नहीं मानते। ईरान के पास अब आप देखें, मंसूर साहब क्या ऑप्शंस हैं इन योर ओपिनियन हेयर ऑन? देखिए जी, ईरान के पास यकीनन जो उसका एक प्री वार रेटरिक था, अगर हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करें तो वो एक रद्द-ए-अमल का हक तो रखता है। लेकिन आपके इल्म में है कि ईरान ने पहले भी इस तरह की जितनी भी एग्रेशन हुई हैं, चाहे वो कासिम सुलेमानी का कत्ल हो या जो उनके इस्माइल उनके कैपिटल हानिया के का अंदर हो, जो है हमास के रहनुमा बिल्कुल। जो है उनका कत्ल हो, उस पर फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक वेल कैलिब्रेटेड और वेल थॉट आउट जो है स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने थोड़ा सा डिलेड एक्शन जो शो किया है। अब ईरान एक ऐसे क्रॉस रोड पर आ गया है, अगर वो उन मुल्कों को टारगेट करता है वहाँ पे जो अमेरिकन बेसिस को, जहाँ पर तो उन मुल्कों की ज़ाहिर है सॉवरेंटी इसराइली और इफेक्ट होती है। उन जी, और वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। और इसी तरीके से अगर वो बराह रास्त इमीडिएट टारगेट करता है, तो अभी जिस वक्त वो अपनी लाशें दफना रहे हैं और अपनी एक जो लीडरशिप जो है उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को मुज्तमा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में इसराइल पर अगर एक ऑल आउट अटैक करता है ईरान, तो उसकी तरफ से जो एक मैं समझता हूँ उससे बड़ा जो हमला है ईरान पर मुतवक्को है। तो शायद इसी वजह से ईरान जो है अभी एक फौरी रद्द-ए-अमल के नहीं बजाय दे एक रहा, अलामती तौर पे जो उन्होंने मुख्तलिफ ड्रोन्स के ड्रोन्स भेजे हैं। वॉलीज जो है वो भिजवाई हैं। लेकिन वो ड्रोन ज़ाहिर है कितने इफेक्टिव हैं ये अपनी जगह वी डिबेटेबल ऑल चीज़ नो। है। और माजी में भी जी, माजी में भी यकीनन वो रास्ते में ही इंटरसेप्ट होते रहे। और माशाल्लाह जिन मुल्कों से वो गुजर के जाते हैं वहाँ पे उनके अपने स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगरचे वो कहने को उसको अरब है और इंटरसेप्ट अपने आप करने को के लिए हाशमिट रिपब्लिक ऑफ वो जॉर्डन जॉर्डन। कहते हैं, और वो अपने आप को वो मतवल्ली भी मस्जिद अक्सा का कहते हैं, लेकिन उनका जो किरदार है वो सवाए गुलाम इब्ने गुलाम, वो उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। राइट, ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे तो हम डिस्कस कि ईरान का तो हमने डिस्कस कर लिया कि उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। क्या हेयर ऑन जो ममालिक समझते हैं कि वो महफूज हैं फॉर नाउ इन द मिडल ईस्ट, या वो ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर डेटरेंट है जैसे पाकिस्तान, क्या मैसेज है, ये क्या सिग्नलिंग है, इतनी बोल्ड मूव कि आप एक अगर मुल्क को आप समझते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो एजेंसी है वो खुद बता रही है कि कितना डीप आप अटैक करेंगे तो जाके वो हिट होंगी। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल किसी को डर नहीं है कि वो निकल आएगा और सारी दुनिया उससे इम्पैक्ट होगी। फिर वो जो एग्रेसर की पोस्चरिंग है जो पुतिन के लिए होती है वही ईरान के लिए हो रही है। अब प्रोवोकेशन कौन कर रहा है, ये क्वेश्चंस कौन पूछेगा? और अगर खुदा न खास्ता ये फ्लैश पॉइंट बन रहा है न्यूक्लियर ट्रेजेडी का किसी भी किस्म की, कौन रोकेगा उसे? आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। मंसूर साहब, क्योंकि बहुत डराता रहा है वेस्ट हमें, कोल्ड वॉर के सारे आप 50-60 साल लगा लें, उसके बाद 20 इयर्स आप अफ़गानिस्तान के लगा लें, दो चीज़ों से बहुत डराता रहा है, एक टेररिज्म से और एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट से। और आज जो टेररिज्म हमने अक्रॉस मिडल ईस्ट देखी है, गाज़ा में, खान यूनिस में, ये सारे राफा जहाँ देखें यही कुछ हो रहा है। और एज़ ऑफ नाउ जो मैं ख़बरें देख रही हूँ उसमें तो बिल्कुल इन्होंने ब्लैंकेट इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट कर दिया है इस वक्त गाज़ा में, वो भी नहीं है। इट मीन्स दे आर अप टू अ बिग थिंग, किसी और तरफ जा रही है ये बात। ये जो फ्लैश पॉइंट से डराते रहे हैं, अब जो न्यूक्लियर साइट्स को ये अटैक कर रहे हैं, अगर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल लीक होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ये इनडायरेक्ट एक लिहाज से वेरिफिकेशन है इस फैक्ट की कि जो हमला आवर हैं उन्हें इस बात का यकीन था कि ईरान के पास जो है वो कोई प्रिपेयर्ड जो है कोई जौहरी बम नहीं है। इसी वजह से उन्होंने बड़े इत्मीनान इतने से जो है कॉन्फिडेंस के ये साथ कार्रवाई की है। और 5 लेयर्स ऑफ एरोप्लेन जो हैं उन्होंने बम्बार्डमेंट के लिए ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इस्तेमाल किए हैं, जो जनरल जो बंकर बस्टर बम्स हैं जो तय दर तय अटैक करते हैं, ज़मीन के अंदर उतर जाते हैं, तो वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और सिर्फ
उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं, आप देखिए अहवाज का एक इलाका जो बड़ा ही पीसफुल इलाका है, और मोस्टली वहाँ पे जो अरेबिक स्पीकिंग जो ईरानियन रहते हैं, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो कुर्दिश है और वो अरबी बोलते हैं, उन्हें फारसी आती ही नहीं है, तो उनको भी निशाना बनाया गया है, उस रीजन को भी, अहवाज को, जिसे अरबिस्तान के नाम से जो है वो बाज नक्शे और मैप जो है वो ईरान के दिखाते हैं। तो इस हद तक जो है इंतकाम की आग में और अक्रॉस द, जिसे कहना चाहिए लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ये ईरान ये अटैक्स किए गए, अटैक कर रहे हैं ब्रॉड डे तो मैं लाइट में। समझता जी 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 जी, हम्म, तो ये सूरत हाल उनकी। ओके मंसूर साहब, अब ये जो खान यूनिस में हो रहा है इस वक्त, जो मैं अभी बात कर रही थी, उन्होंने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है, वहाँ कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, हमले वो मुस्तकिल कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा को उन्होंने बंद कर दिया है, सील कर दिया है इन अदर वर्ड्स। अब आपको लगता है कि हेयर ऑन अब वो कंप्लीट ऑक्यूपेशन की तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ यमन में भी हमले चल रहे हैं, मैं साथ साथ लाइव न्यूज़ देख रही हूँ, साथ साथ वो लेबनान में भी अटैक्स कर रहे हैं, तो व्हाट आर दे अप टू इन योर ओपिनियन? ये मैं समझता हूँ जी कि वही एक समझ रहे हैं कि अब एक ही हल्ले में इन तमाम जो ममालिक सब हैं, ये रेजिस्टेंस की जो पॉकेट्स हैं, उनको खामोश कर दिया जाए। और यहाँ पे तो मैं समझता हूँ गजा के अंदर तो ये को पहली मर्तबा उन्होंने अपनी जराइम की पर्दापोशी के लिए इसका ब्लैकआउट नहीं किया, कभी वो बिजली बंद करते हैं, कभी पानी बंद करते हैं, यानी ये वो कमीने नौयत का दुश्मन है कि जो खुराक को और पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, यानी अगर बात हम कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की, तो अक़वाम मुत्तहिदा के जो खुद खुराक तकसीम करने वाले इदारे हैं, चाहे वो ऑनरवा हो या मुहाजिरीन को लुक आफ्टर करने वाले इदारे हों, तो मच सो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल को विजिट की इजाज़त इसराइल नहीं दे रहा अपने मुल्क की, हालांकि उनके पास एक इंटरनेशनल सिटीजन होने का यानी एक क्रेडिट मौजूद है, वो बगैर वीज़ा किसी भी जगह जो है वो जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो इस वक्त आलमी इदारे जो हैं उनकी अहमियत और उनकी जो मैं समझता हूँ जो क्रेडिबिलिटी है वो तो अपनी जगह एट स्टेक है, लेकिन इसराइल की और अमेरिका की जो हाई हैंडेडनेस है वो मैं समझता हूँ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और उसके आगे कोई लगाम देने वाला नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और बिलखसूस ये जो गजा के अंदर और ख़ासतौर पे जो शुमाल का इलाका है, रफ़ा के साथ जो खान यूनिस, और यहाँ तो फिर भी कोई ज़िंदगी की रमक मौजूद है, लेकिन उस इलाके को तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे चोक कर रखा है, क्योंकि उसकी जितनी भी एंट्रेंस हैं, जितनी भी उसकी एक्सटर्नल राहदारियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के अंदर से होकर आती हैं, और राइट। उसको वहाँ तो पानी और खुराक तक ये पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, और देते भी हैं तो अपनी मर्जी से, और अपनी एक स्केलिंग कर रखी है इन्होंने कि हमने एक बंदे को जिंदा रखने के लिए इतनी कितना मिनिमम पानी कैलोरी देना है और रिक्वायर्ड कितनी है। मिनिमम चीज़ें देनी है, और बिल्कुल। इस पे तो खैर किताबें लिखी जाएंगी, और मेरे ख्याल है हिस्ट्री में जो हमारी जनरेशन के वाले जब इसे पढ़ेंगे तो वो असल हॉलोकॉस्ट को भूल जाएंगे। जाहिद, ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हुआ है, इसमें पहले तो फ्रांस और यूके ने कुछ थोड़ी बहुत लिप सर्विस देनी शुरू की थी, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की थी, और साथ ही उनको कह दिया गया था नेतन्याहू की तरफ से कि आप फिर फ्रेंच रावियारा में ले जाएं पैलेस्टीनियंस को और वहाँ उन्हें आबाद कर दें। जैसे ही ये अटैक होता है तो सारे फिर उसी कैंप में वापस हैं। सब कंडेम किसको कर रहे हैं? ईरान को कंडेम कर रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है ऑफ फ्रांस, यूके, ये जितने भी P5 कंट्रीज़ हैं, आपको लगता है कि हेयर ऑन इनके अपने अंदर भी मसाइल पैदा हो सकते हैं? क्योंकि लोगों का रिएक्शन आएगा, मुसलमानों का रिएक्शन आएगा, और उन लोगों का रिएक्शन भी आएगा जो मुसलमान हैं या नहीं हैं, वो इस वक्त इस ब्लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन को देख रहे हैं। देखिए ज़ुनैरा, इस वक्त मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि जो यूरोप है वो भी इस वक्त मुझे कंफ्यूज नजर आता है जी। वो इस वक्त उनका चैलेंज जो है ये टेररिज्म या ये जो वॉर्स है, इससे ज्यादा उनका चैलेंज हुआ वो हाउ टू हैंडल ट्रम्प जी। प्रेसिडेंसी व्हाइट हाउस की जो बट उनके साथ खड़े हैं इस मामले में, तो उनके साथ खड़े हैं। देखिए साथ उन्हें खड़े होना पड़ रहा है जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त वो फ्रेंड्स और फोर्स दोनों को स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी अप्लाई किए हुए है जी उन्होंने, और रूथलेस एक पॉलिसी है उनकी। वो बिल्कुल नहीं देख रहे कि कौन मेरे साथ। अभी देखे ना, ऑकस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑकस में अभी ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने कहा कि हम वी माइट वॉक आउट ऑफ, शायद हम डिसमेंटल ही कर दें उसको। हाँ, डिसमेंटल ही कर दे। तो वो अभी सारे कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह का पॉलिसी चल रही है। 2015 देखिए, अमेरिका एक स्टेट का
न्यूक्लियर डील हुआ था ईरान के साथ ही, और प्रेसिडेंट आते हैं और ये उसको अंडू कर देते हैं। who would go for the long term या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अमेरिका के साथ अगर यही इनका एटीट्यूड रहा? अलायंसेस तो दूर की बात है, अब तो जो कोलिशंस हैं वो भी चैलेंज हो रही हैं जी। तो इस वक्त चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। यूरोप में इसलिए कंफ्यूज कहता हूँ कि मुझे तो उनकी पॉलिसी नहीं समझ आ रही कि उनकी जाती पॉलिसी क्या है। देखिए, वर्ल्ड वॉर से पहले यही फ्रांस, जर्मनी, ये बिग पावर्स थी। फिर वर्ल्ड वॉर होती है, ये नई पावर्स आती हैं और नया डायनामिक सेट होता है। अब इस वॉर ऑन टेररिज्म के बाद एक फर्दर नॉन स्टेट एक्टर्स का जो यूटिलाइजेशन है, इसने एक नई ग्रुपिंग और एक नया और उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है वो जोलानी को अहमदुल शरा तक लेके आना और उसको इंस्टॉल कर देना एज अ प्रेसिडेंट। और बाय द वे उनकी तो आप देखें साथ साथ उनकी बियर्ड भी छोटी होती जा रही है, उनकी बड़ी मॉडर्न पोस्चरिंग जो है वो वेस्ट दिखा रहा है। इसके बाद क्या रह जाता है? वार्डरोब में हर किस्म का ड्रेस लगा हुआ है, कभी वो पगड़ी उसको पहना देंगे, कभी उसको वो मिलिट्री आउटफिट पहना देंगे। और उसका जवाब ये है, मतलब ऐसा जवाब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी सुना नहीं था कि वी वांट टू गिव देम अ फ्रेश स्टार्ट, ही थिंक्स ही कैन डू बेटर, एज इफ ही इज अ चाइल्ड जिससे कोई गलती हो गई थी और उसको एक और मौका दिया जा रहा है। तो ठीक है जुनैरा, बट हैविंग सेड ऑल दिस, देखिए आप वेस्ट की तरफ, अमेरिका की तरफ, उनकी तो जो भी पॉलिसी हो वो उसको फॉलो करेंगे, पर अच्छी उस पॉलिसी भी नहीं होगी। लेकिन मैं जो मेरे लिए दुख की घड़ी ये है कि हमारी जो अपनी डोमेस्टिक या रीजनल पॉलिसी है, अरब वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं अपने रीजन की बात कर रहा हूँ, यही ईरान देखे ना, न्यूक्लियर का ये स्टोरी और मिसाइल स्टोरी शुरू कहाँ से होती है जी? इराक के अगेंस्ट जब रेवोल्यूशन आया था तो उस वक्त तो दे वर एंटी न्यूक्लियर पावर्स और ये अमन की बात करते थे। लेकिन जंग होती है इराक के साथ, इराक को यही वेस्ट पूरा इस्तेमाल करता है। हिस्ट्री अभी अब देखे ना हमारे सामने है, ईरान को रिड्यूस करने के लिए, और इजराइल से सपोर्ट लेता है जी ईरान इराक के खिलाफ। पहले आपने इराक को रिड्यूस किया, शाम का देख ले हमने क्या हशर कर दिया, एक दूसरे को पिच करके एक दूसरे के अगेंस्ट पहले ये खत्म करते रहे हैं। और अपने अरब वर्ल्ड, और ये मतलब किसी को ये भूल नहीं होनी चाहिए कि ये आग उनके उस तरफ नहीं जाएगी, ये सारे वन बाय वन आएंगे। और देखिए सबसे ज्यादा वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। मुझे इसको आगे ले जाने दें। मंसूर साहब, क्या सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट, क्या ये कंट्रीज समझते हैं ये सेफ हैं? मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो कि इसराइल की जो पार्लियामेंट है उसकी जो पेशानी है उसके ऊपर ये जली अरबी हरूफ में ये बात नारा के तौर पे दर्ज है कि मुल्क के या इसराइल मिनल फुरात इलन नील, कि ए इसराइल तेरी किंगडम, तेरी सल्तनत जो है वो फुरात से नील तक जो है एक्सटेंड करनी है हमने, और उसमें मदीना का जो बाब खैबर है वहाँ तक, क्योंकि ये यहूदियों को वहाँ से निकाला गया था तो हमने वहाँ तक वापस जाना है। और इसमें पूरा तुर्की, जनूबी लबनान, शाम, पूरा फ़लस्तीन, ये तमाम के तमाम इलाके जो हैं, इराक के कुछ हिस्से, ये सारे उसके अंदर शामिल हैं। तो लिहाजा इनमें से कोई ऐसा मुल्क नहीं है। ये तो जो साइकोपिकस के बाद, खासतौर पे ऑटमन एम्पायर के बाद ये बंदर बांट कराई गई थी इस्तेमारी ताकतों के जरिए, तो मैं समझता हूँ अब तो उसकी भी कली खुल गई है। और ख़ासतौर पे जिस तरीके से उन मुल्कों को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन में ले आए हैं मुख्तलिफ मराहल में, मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो अब तो यही लगता है कि वो शायद उन्हें किसी एक्सटर्नल एनिमी की ज़रूरत ना हो, वो आपस में लड़ भिड़ के जो है अपनी तवानाई और अपनी एनर्जी जो है वो ज़ाया कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त अगर कोई सेन वॉइस उठ सकती है या उसको कोई हैराल्ड कर सकता है तो वो कम से कम हमें एक सऊदी अरब की शक्ल में रिलेटिवली मैं कहूँगा उसमें एक पोटेंशियल भी दिखाई देता है। और उसको ख़ास तौर पे अगर थोड़ा सा हम क्लब कर दें जो चीन की वहाँ पे इंटरेस्ट और प्रेजेंस है, इस तरीके से चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया का पहले भी करवा चुके हैं, और इसी तरीके से जो रशिया का इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, चाहे वो उनकी तरतूस बंदरगाह पर शाम के अंदर ईरानी पासदारान इनकलाब, ज़ाहिर है वो गोल्डन एरा तो नहीं रहा लेकिन कम से कम उनके आपस में तालमेल जरूर है। तो ये वो ऐसी दो पावर्स हैं कि जिसके आगे अमेरिका भी मैं समझता हूँ सोच कर बात करेगा, उनको चैलेंज करते हुए 10 बार सोचेगा। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही टैरिफ का शोर किया था और चीन को रगेदने की कोशिश की थी, अब जिस तरीके से वो डे बाय डे वहां से रिट्रीट कर रहे हैं। ओके जाहिद, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। अब हेयर ऑन आप ये मुस्तकिल एस्केलेशन बढ़ते देख रहे हैं कि इसमें अभी कुछ ठहराव आएगा और फिर दोबारा कुछ ना कुछ होगा?
Very देखिए, shortly. जुनेरा, अभी ये फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूंगा कि डिपेंड करता है कि किस तरह का रिटेलिएशन जाता है ईरान की तरफ से जी। अभी Okay. तक तो वो पोजीशन में मुझे लगते लग नहीं नहीं वो रहे। कोई इफेक्टिव रिस्पांस दे पाएंगे, True. बट उनके रिस्पांस विल डिक्टेट कि ये आगे जाएगा कैसे जी। और अगर वो दोबारा प्रॉक्सीज के बारे में सोच रहे हैं उसकी एप्लीकेशन, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे अब ये अनफॉर्चुनेटली ये अगर रिस्पांस उनका उसी एस्केलेशन लेटर पे नहीं जाता या क्विड प्रो को प्लस नहीं जाता, तो फिर ये मुझे रिजीम चेंज की तरफ चीजें जाती नजर आ रही हैं। जिस तरह आपने भी थोड़ी सी बात की कि ऑलरेडी एलिमेंट्स अंदर मौजूद हैं, तो प्रोबेबली अब जो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और कोवर्ट जो एक्शंस होंगे और इनको जो कोलैबोरेशन हुआ है रॉ का और मोसाद का। अब जी दिस इज अ कोलैबोरेशन। पाकिस्तान के अंदर भी जो भी एप्लीकेशन हुई है उसमें मेजर जो मूवर एंड शेकर वो यही मैनूवरेबिलिटी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप अगर वैसे, अब मेरे पास टाइम खत्म हो गया, लेकिन प्ले बुक भी सेम है, आप चीज़ें देखें तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद आपका, मंसूर जाफर साहब आपका। ये एक फ्लूइड सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है। ईरान में भी हार्ड लाइनर्स के लिए टफ टाइम है, वहाँ पे एक एंजाइटी है, अनरेस्ट है, ऑफ कोर्स दे आर अंडर अटैक। अकेले हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त उनके साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि ये रीजन में एक मौका नहीं है, इसके बाद किसी और की बारी ज़रूर आएगी। मैं बार बार ये पॉइंट आउट कर रही हूँ, जिसके पास भी न्यूक्लियर डेटरेंट है और जो भी थ्रेट पोज करता है किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इजराइल को। आई विल सी यू टुमारो।